प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मैं हूँ रजनीश जी। हम जब भी यहाँ पर आते हैं अपने किसानों से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित और उससे जुड़ी हुई तमाम ऐसे रोजगार से संबंधित बातें करते हैं जिससे कि किसान उन व्यवसायों को अपनाए जिससे खेती के अलावा और भी बहुत सारे, चाहे वो बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो या मछली पालन हो, है ना, या मधुमक्खी पालन हो, इस तरीके के जो व्यवसाय हैं वो अलग से उनको मुनाफा दे सकें। और इसके लिए बहुत सी ऐसी सरकारी सुविधाएं होती हैं किसान भाइयों के लिए जिनके सहारे वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। पर शर्त यह होती है कि कोई भी व्यवसाय इस तरीके के शुरू करने से पहले सही जानकारी या प्रशिक्षण या हमारे जो कृषि वैज्ञानिक होती है उनकी सही सलाह लेनी बहुत जरूरी होती है। तो रजनीश, आज का जो हमारा विषय है वो है, इसी से संबंधित है कि मत्स्य यानी मछली पालन हेतु नए तालाबों का निर्माण कैसे करें और क्या उसके लिए सरकारी सहायता हो सकती है। देखिए प्रतिमा की बहुत ही अच्छा विषय है। और देखिए हमारे यहाँ पर ना, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक दृष्टि से भी मछली को एक उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ माना जाता है और इसके उत्पादन के लिए जो भारत सरकार है बहुत सारा प्रयास भी कर रही है। और खासतौर से जो ग्रामीण अंचल है या उसके आसपास के इलाके हैं, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी तालाब, पोखर, इस तरह की संभावनाएं हैं तो जो ये मत्स्य पालन है तो हमारे जो भी किसान भाई बहन है, जैसे आपने कहा, अतिरिक्त आय कर सकते हैं। पर जहाँ की बीचेस हैं, जैसे गोवा चले जाओ तो वहाँ मछली का ही एक तरीके से बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। उड़ीसा चले जाओ तो वहाँ होता है। मतलब इस तरह से जो छोटे किसान भी हैं तो उनके लिए एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। लेकिन वही कि जब तक हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं करेंगे, क्योंकि किसान को ये समझना होगा कि तालाब की तैयारी किस तरह से करनी है, क्या उसमें डलना चाहिए, अगर वो जो वानस्पतिक जो तालाबों में होती है खेती उसको भी हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर BK मिश्रा, जो कि प्रबंध निदेशक है फिशको फेड नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। और जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा विषय है मत्स्य पालन हेतु नए तालाबों का निर्माण और उसके लिए सरकारी सहायता। तो सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही होगा कि मछली पालन किसानों के लिए या ये कहें कि व्यवसायियों के लिए क्यों जरूरी है और कैसे ये फायदेमंद हो सकता है। देखिए, एग्रीकल्चर का काफी प्रोडक्शन हो रहा है हमारा देश पे। ग्रीन रिवोल्यूशन हो चुका है। अभी भारत सरकार का फोकस है ब्लू रिवोल्यूशन के ऊपर। ब्लू रिवोल्यूशन पे क्या होता है कि मछली का प्रोडक्शन ज्यादा होना जरूरी है। हमको ये पता नहीं है कि मछली का कितना प्रोडक्शन हो सकता है और मछली का प्रोडक्शन और जो खेती का जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का, ये टेक्निक ऑलमोस्ट सेम में। एग्रीकल्चर पे आप मिट्टी के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं और मछली पालन जो है पानी के ऊपर। पूरा विश्व आप देखेंगे कम से कम 70-72% पानी है और जहाँ पानी है वहाँ मछली पालन हो सकता है। आजकल भी समुद्र पे भी मछली पालन हो रहा है।
मैरीकल्चर हो रहा है। तो हमारा पास बहुत पोटेंशियल है। जो हिंदुस्तान आज पूरा विश्व पे एक्वाकल्चर जो फिश प्रोडक्शन है एक्वाकल्चर के माध्यम से नंबर 2 है, वर्ल्ड पे है। टोटल फिश प्रोडक्शन पे हम नंबर 3 है। और जो देश पे जो मछली का जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है 50,000 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, ये लोगों को पता भी नहीं होगा। और मछली ऐसे ही एक आइटम है जो नॉन वेज खाना खाते हैं, मछली को ज्यादा प्रिफर किया जाता है, मछली को व्हाइट मीट माना जाता है। और इस पे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, हार्ट अटैक भी कम होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए मछली फार बेटर देन आपकी मटन और जो आपकी रेड मीट उससे है। और इस पे क्या है कि छोटा सा जो फिश फार्मर है से लेके बड़ा सा फिश फार्मर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। फिर पानी जो है आपका इनलैंड का पानी है, जहां आपको पॉन्ड पे पानी मिलेगा, टैंक पे पानी मिलेगा, रिवर पे पानी मिलेगा, कैनाल पे पानी मिलेगा, रिजर्वर पे पानी मिलेगा। पानी का कमी नहीं है। वही तो इनलैंड का रिसोर्सेस हो गया। जो समुद्र का रिसोर्सेस है उसको मेराइन रिसोर्सेस बोलते हैं। तो इंडिया का मतलब 8,100 जो किलोमीटर है वहां भी आपका भी कोस्टल एरिया पे भी आप भी कल्चर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल हमारा बहुत है। तो एग्रीकल्चर से जितना हमारा इनकम होता है 1 हेक्टर पे कंपैरेटिवली फिशरीज पे ज्यादा होता है। जहां एग्रीकल्चर सक्सेस नहीं है, जैसे फैलो लैंड हो गया, वो लैंड को आप खुदाई करके मछली पालन का लायक करना है। और इसके लिए कम से कम आपको 4 फीट का पानी होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि मछली पालन से संबंधित या तालाबों की तैयारी करने से संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन में है या पूछना है हमारे एक्सपर्ट से, तो आप हमें कॉल कीजिए 23421608 पर और 011 जरूर लगा लें। और प्रतिमा, देखिए जैसे ही आपने कहा और फोन आना शुरू भी हो गया, देखिए हमारे जो किसान भाई बहनें बड़ी तत्परता से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, तो हम इनका फोन ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है किसान की बात में। जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जैसा कि मछली पालन के बारे में अभी मैं वार्ता सुन रहा हूँ, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम मछली में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किस तरह से मछली पालन करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा आ सके, और कौन सी प्रजातियां की मछलियां जो है ज्यादा हमें फायदेवर होती हैं, इसके बारे में सब जैसे। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं राजा जी, हम पूछते हैं। इन्हें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इन्हें लखनऊ पे है, ये पर्टिकुलरली इनलैंड फिशरीज है। इनलैंड फिशरीज पे ज्यादातर हम लोग करते हैं IMC, इंडियन मेजर कार्प, जिसपे रोहू, कतला, मृगाल, इनका जो प्रॉपर प्रपोर्शन पे वो करना है। और इस पे जैसे जो हिंदुस्तान का आज की डेट पे जो 1 हेक्टर पे कम से कम 5,000 किलो 5 टन का तो मिनिमम प्रोडक्शन हो सकता है हम लोग का अगर प्रॉपरली कल्चर करेंगे। उससे ज़्यादा होता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, इवन आंध्र प्रदेश, उससे ज़्यादा होता है। अगर आप 5,000 किलो प्रोडक्शन कर दिए तो आपका इसका मतलब है आप सक्सेसफुल है, एक अच्छा टारगेट है, वो हो जाएगा। और इस पे आपको रोहू, कतला और मृगाल का प्रोडक्शन करिए। और आप जैसे लखनऊ पे उत्तर प्रदेश का फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिस है, और जहाँ डिस्ट्रिक्ट पे आप है, डिस्ट्रिक्ट का फिशरीज ऑफिसर से योगायोग करिए। वो आपको बता देगा कि क्या क्या मछली मिलेगा, कहाँ से आपको सीड मिलेगा, कहाँ से आपको फीड मिलेगा। आपको भी ये भी मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए भारत सरकार का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे सब्सिडी का प्रावधान है। अगर आपको खुदाई करना है, आपको इनपुट लेना है, इनपुट खरीद करना है, इसके लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से आपको 40% जो कॉस्ट है उसका 40% सब्सिडी मिलेगा। अगर आप SC ST और वीमेन है आपको 60% सब्सिडी मिलेगा। इसका मतलब है ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने पूरा 5 साल पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे जो सब्सिडी कंपोनेंट जिसपे भारत सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन रहेगा, टोटल के लिए रखे हैं बजट 20,050 करोड़ है। तो एक तो आपको जानकारी डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, ये मछली का सीड कहाँ से मिलेगा, और इनके लिए आपको प्रपोजल बना के डिपार्टमेंट के माध्यम से आप पैसा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी। और मैं साथ साथ ये पूछूंगी कि सही समय क्या है मछली पालन का? मछली की पालन आपका जून जुलाई महीने पे जब बारिश शुरू होता है, आप इनका वो ब्रीडिंग सीजन होता है, उसी सीजन पे आप ब्रीडिंग का काम शुरू कर दीजिए। और आजकल तो ऐसे ही लोग ब्रीडिंग कभी भी कर देते हैं, नॉर्मली विंटर को छोड़ के बाकी टाइम पे आप ब्रीडिंग
कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीड भी मिल जाएगा। आपका जितने भी हैचरी है, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी हैचरी किया है और जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है उनका भी अपना हैचरी है। आपका सीड जो है अच्छा होना चाहिए। वो जो स्पॉन होता है कि फिंगरलिंग होता है, डिफरेंट साइज का होता है, वो आपको बढ़िया सा फिंगरलिंग का आप लेके आपको डालना है। साइंटिफिक आप गाइडेंस डिपार्टमेंट से ले लीजिए। और आजकल इसका ट्रेनिंग लार्ज स्केल पे ट्रेनिंग हो रहा है। ये तो डिपार्टमेंट वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जैसे फिस्कोफेड, हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल पे, हम भी जो मछुआरों कोऑपरेटिव का मेंबर है, जो भी कोऑपरेटिव का मेंबर नहीं है लेकिन उनका ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम इनको फ्री पे ट्रेनिंग दे रहे। खाली फ्री पे इवन ऑनलाइन दे रहे हैं फ्री ट्रेनिंग। आपका 4-5 घंटा का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा मछली पालन कैसे करना है, कौन सी वैरायटी करना है और कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है किसान की बात में। कौन बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से अशोक कुमार बात कर रहा हूँ। जो तालाब में जो मछलियाँ कुछ बड़ी हो जाती हैं, तो उनको जो दाना या खाना पानी को दिया जाता है वो किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन चीज उनको दिया जाए ताकि वो जल्दी जल्दी और ज्यादा बड़ी हो जाए? दाना और खाने की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तो अशोक जी ये पूछना चाहते हैं कि जब मछलियां बड़ी हों तो किस तरह का दाना खाना? इसके लिए आपको जो फिशरीज डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है उनसे संपर्क करना है। और इसके लिए आपको भी दाना, बहुत कंपनियों ने दाना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका अलावा भारत सरकार की तरफ से आपको फिश फीड के लिए भी प्रावधान है। आपको फंड भी मिलेगा जिसके लिए आप भी खुद अपना फीड भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मस्टर्ड केक होता है, राइस ब्रान होता है, इस टाइप का होता है। लेकिन जो कंपोजिशन होगा वो डिपार्टमेंट की जो फिशरीज ऑफिशियल आपको गाइड करेंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से भी जानकारी मिलेगा। और क्योंकि वो दिल्ली पे है, हमारा ऑफिस का साथ सहयोग करे ताकि हम इनको फीड जो जरूरत है कंपनी का डिटेल एड्रेस दे देंगे जिनसे इनको फीड मिलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं फीड जरूरत है, कितना जरूरत है, उस पर फीड ऑलरेडी है कि नहीं है, ये सारी चीज को भी देखना है। अगर प्लैंकटन है, अगर कितना फीड जरूरत है, नहीं तो ओवर वेट हो जाएगा। और मछली को भी आपको पता है, मछली को भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। वो पॉन्ड पे आपको भी बोट रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि मछली का ग्रोथ बढ़ जाएगा एक लेवल का बात और ग्रोथ नहीं होगा, ओवर वेट हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो फिशरीज के जो एक्सपर्ट है डिपार्टमेंट पे, यहाँ भी फिशरीज के डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो गाइड कर लेंगे और हम भी गाइड कर लेंगे और उनको फीड भी उसी हिसाब से फीड भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि एक्वाकल्चर की बात की, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति की बात की, तो अब इसमें जैसे कि जो एकदम नए किसान हैं, मतलब खासतौर से अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो पारंपरिक खेती करते थे गेहूं चावल की, अब वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना बड़ा एरिया होना चाहिए यदि वो तालाब बनाते हैं, कृत्रिम तालाब बनाते हैं, और इसके अतिरिक्त जो वानस्पतिक फसलें हैं तो वो क्या इस क्षेत्र में भी ली जा सकती हैं, जैसे कि सिंघाड़ा हुआ, कमलगट्टा हुआ, जो पानी वाली हैं, तो इस तरह की तैयारी किस तरह से की जा सकती है? कुछ फसलें भी ली जा सकती हैं जो पानी में होती हैं, जैसे सिंघाड़े की बात करिए रजनीश ने, तो क्या इस तरीके से भी किया जाए, मछली के साथ साथ सिंघाड़ा भी उसमें लगा दिया जाए? ऐसा हो सकता है? ये मिक्स्ड फार्मिंग जैसे एग्रीकल्चर पे होता है ऐसे भी फिशरीज पे होता है। कहीं कहीं आप बांग्लादेश जाएंगे, इंडिया पे भी है, राइस फील्ड पे भी पिसिकल्चर होता है। मतलब राइस भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी पानी है वहाँ भी मछली का प्रोडक्शन हो रहा है। मछली ऐसे ही चीज है, उनको पानी चाहिए, पानी जहाँ भी मिलेगा वो मछली का प्रोडक्शन हो जाएगा। और जैसे आपने बोला कि दूसरा क्रॉप का साथ हो सकता है, ये हो सकता है। उनके लिए क्या क्या वेराइटी है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉसिबल होता है। आप बोलेंगे साइज क्या होना है, ये एक विचित्र प्रश्न है, क्योंकि मछली आप छोटा सा जैसे 10 बाई 10 फुट साइज से लेके 1 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 10 हेक्टर, बड़े बड़े साइज, इवन बड़े बड़े रिजर्व पे भी मछली प्रोडक्शन होता है। इनका अपना टेक्निक है, कितना आपको स्टकिंग करना है, क्या साइज होना है। जैसे आप बंगाल जाएंगे, वहां तो घर का पीछे आपका देखेंगे एक एक छोटा पॉन्ड है, वहां भी फिश प्रोडक्शन होगा। आजकल भी नया टेक्नोलॉजी आया, बायोफ्लॉक का है,
छोटा सा कम जगह पे केज कल्चर हो रहा है, छोटा सा जगह पे कैसे ज्यादा प्रोडक्शन है, तो ये सब प्रशिक्षण के द्वारा वो ही पता प्रशिक्षण के चलेगा। द्वारा ऐसे कोई जगह का कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम आपका 10 फीट बाई 10 फुट से भी ज्यादा भी कर सकते तो हैं। डॉक्टर साहब अभी हम और भी बातें करेंगे आपसे कि भाई मछली पालन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, तालाब की साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है, बहुत से प्रश्न है। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। रजनीश, जैसा कि हर जगह मिलेट्स के बारे में बहुत चर्चाएं हैं, जी। खास तौर पर सरकारी संस्थाओं में, वो भी इसलिए कि उसका प्रमोशन हो सके, हमारे जन जन तक ये जानकारी और उसकी भागीदारी बन सके कि भाई मोटे अनाजों की क्या खासियत है और क्या इसके फायदे हैं। तो श्री अन्न योजना को लेकर हमारे प्रधानमंत्री भी हर जगह कहते हैं, तो आइए सुनते हैं कुछ श्री अन्न की खासियत। जी। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिनमें रागी, ज्वार, सावा, कोदो और बाजरा जैसे श्री अन्न शामिल हैं। श्री अन्न 21वीं सदी की आदर्श फसल मानी जा सकती है, जिन्हें सूखे और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में भी उगाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश तेजी से श्री अन्न के उत्पादन और उपयोग की दिशा में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कम उत्पादन लागत और जलवायु की मार झेल सकने वाली फसल होने के नाते श्री अन्न छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिला किसानों को आर्थिक सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान कर रहे हैं, जिनकी परंपरागत रूप से श्री अन्न की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका सीधा लाभ देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को होने जा रहा है। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ के बारे में देशवासियों को जागरूक करना शुरू किया है, लोग श्री अन्न को अनाज के एक नए शानदार विकल्प के तौर पर काफी पसंद करने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से देश में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और श्री अन्न की मार्केटिंग को प्रोत्साहन मिलने से देश के श्री अन्न उत्पादक किसानों के चेहरों पर एक नई चमक आई है। रजनीश, श्री अन्न की इतनी बढ़िया जो हमने अभी ये सुनी फिल्म स्टोरी, तो क्यों ना अपने किसान की बात भी सुनते हैं कि किसान इस बारे में क्या कह रहे हैं। जी नमस्कार, मैं किशन सिंह गुसाई कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ। मिलेट्स की खेती में तो खास मंडुआ है और इसके साथ में हम धान की खेती भी करते हैं, बाद में दूसरे में गेहूं की फसल भी करते हैं। पर इसमें मंडुआ इसलिए है कि इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ये कम पानी में भी हो जाता है
और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये बहुत बढ़िया अनाज है, क्योंकि इसमें फाइबर जो होता है वो ज्यादा होता है। उस गेहूं में तो फाइबर बहुत कम होता है और मंडुआ में बहुत ज्यादा होता है। स्वास्थ्य के लिए, जैसे हमारे शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए तो बहुत लाभकारी है। कम पानी में हो जाता तो ज्यादा पानी भी इसके लिए नुकसानदायक है। अगर कहीं पे पानी इकट्ठा होता है तो ये सड़ जाता है। और पहाड़ों में इसकी ज्यादा खेती होती थी, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे, बारिश पे निर्भर था। अगर सरकार चाहे तो उनको रिवर्स पलायन करा करके इस मोटे अनाज के जो हमारा फाइबर युक्त है इसकी खेती करवा सकती है। लोगों का सेहत भी बनी रहेगी और देश भी स्वस्थ रहेगा। और पहाड़ों में जहाँ ढालदार खेती थी वहाँ जुताई होती थी तो उसमें इसको बोया जाता था, उसमें जो भी हो, और धान तो नहीं उसमें, तो उस समय उसको मंडवा लगा देते थे। स्वाद में तो स्वादिष्ट है, हम जिन्होंने खाया हमको तो पता है, हम स्वादिष्ट मानते हैं इसको। सबसे अच्छा होता है सर्दियों के लिए, विशेष रूप से पौष्टिक भी है, थोड़ा गर्मी भी देता है, शरीर को गर्म रखता है, और उसके साथ में इसमें जो फाइबर है वो तो है ही। इसको यहाँ मंडवा हिंदी नाम है इसका, पहाड़ी भाषा में से क्वाद कहते हैं। और रागी, जो दक्षिण भारत में रागी नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा है अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से। इसके तो मूलतः तो रोटी बनती है। रोटी के अलावा आजकल उत्तराखंड सरकार इसके बिस्कुट भी बनवा रही है, पहाड़ों में बनते हैं इसके बिस्कुट, जहाँ थोड़ा थोड़ा मंडवा हो रहा है। इसका उसको बाड़ी कहते हैं, वो गर्म पानी के डालने से इसको हलवा टाइप में बनाते हैं। उसमें मीठा भी नहीं डालते, उसको ऐसे ही खा लेते हैं दाल दूल में। वैसे प्रोसेसिंग के बारे में तो हम तो नहीं जानते, हम तो किसान हैं, हम खाली उत्पादन करना जानते हैं। अब प्रोसेसिंग करके, वैसे इसकी एक विशेषता ये है, अन्य जैसे हमारे जो ग्रेन है वो कीड़े उड़े लगने का डर रहता है, इसमें सबसे बड़ी खूबी है इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। बस इसे नमी नहीं आनी चाहिए, स्टोर करने के लिए भी ज्यादा, भंडारण करने के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सूखी जगह पे रख दो इसे। अन्य मैं तो गेहूं में भी रखता हूँ इसको, तो गेहूं में भी घुन वगैरह नहीं लगता इसके कारण। इसकी जड़ें बहुत अच्छी घनी होती हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। जब इसकी जड़ सड़ती है तो अगली फसल के लिए खाद का काम करती है। पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसका जो घास भी होती है बाद में मीठी मीठी होती है, वो जब हरा रहता है तो उस समय हम कुट्टी काट के देते हैं, क्योंकि मोटा होता है थोड़ा ये, तो हम इसको कुट्टी काट के देते हैं। वैसे अगर ज्यादा हो गया तो इसको सुखा के संभाल के रखने से, गर्मियों में जिस समय कोई हरा चारा कम रहता है उस समय इसको दे देते हैं। मेरा तो 1 एकड़ के करीब खेत है, इतना ही मेरे पास है, उतना ही करता हूँ मैं। और अपने लिए जितना रखते हैं, उसके अलावा जो बचता है वो हम फालतू बेच देते हैं। उत्पादन ठीक हो गया तो ज्यादा बेच देते हैं। वैसे ठीक हो जाता है, लगभग जितना हमारा धान में होता है उतना ही हो जाता है। इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, इसमें बार बार सिंचाई की जरूरत है नहीं, बारिश जितनी हो गई अच्छा है। सरसों कर लेते हैं, कभी कभी चना डाल देते हैं उसमें। किसान थोड़ा थोड़ा तो सभी लगाते हैं अपने उपयोग के लिए, लेकिन बेचने के लिए नहीं लगाते, क्योंकि इसमें फायदा ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं बाजार क्या बोलता है, कब क्या बोलता है। अगर अच्छी कीमत मिलने लग जाएगी तो लोग लगाएंगे। ये तो बहुत सरल है, एक बार लगा दो, उसके बाद तुम देखने भी नहीं जाओ और कटाई के टाइम पे कटाई करके ले आओ। अगर इसमें 15 दिन तक पानी भी नहीं आया तो सूखता भी नहीं है, उसके बाद 15-20 दिन में एक बारिश पड़ गई तो फिर हो जाता है। इसमें विशेष दवाइयों का, कीटनाशकों का, इनका मैं बोल रहा हूँ, इसके बीज में कीड़ा तक नहीं लगता। जैसे गेहूं धान में लग जाते हैं ना कीड़े, हमने जो अनाज स्टोर करके रखा है इसमें नहीं लगता। इसको बस नमी से बचाना है और कुछ नहीं करना है इसको स्टोर करने के लिए भी। अभी तो सरकार भी प्रयास करेगी, किसान भी प्रयास करेंगे। ये एक हाथ से तो ताली बजेगी, किसान तो नहीं कर सकते। सरकार इसमें सहयोग करेगी, खुद प्रोत्साहन देगी। पहाड़ में जो हमारे असिंचित क्षेत्र है वहाँ की इसकी खेती की जा सकती है और किसान भी इसके लिए तैयार होंगे, सरकार भी तैयार होगी, तो इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। हमने धरोहर जो, हाँ, किसान सम्मान निधि 500 रुपए महीने के हिसाब से मुझे पिछले 2-2.5 वर्षों से प्राप्त हो रही है। तो रजनीश, ये थी हमारे किसान की बात। और डॉक्टर साहब, अभी मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे हम मछलियों का पालन करते हैं तालाब में, साफ सफाई का भी खास तौर पर ध्यान रखना, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। क्या एक तालाब में अलग अलग प्रजातियों की मछलियों को पाला जा सकता है? ये भी पूछना चाहूंगी आपसे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फिशरी सेक्टर पे जो हम पॉन्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे भी जैसे करते हैं, इस पे भी प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए। और एक पानी का पीएच वैल्यू होता है, हमको देखना है कि पानी का जो पीएच है वो नॉर्मल होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए, अल्कालाइन होना नहीं चाहिए। अगर एसिडिक अल्कालाइन है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। अगर वो न्यूट्रल होगा पानी तो मछली का ग्रोथ अच्छा होगा। तो वैसे भी खेती पे भी यही
चीज है, उसको भी ध्यान देना है। और पानी साफ होना चाहिए, जलकुंभी नहीं होना चाहिए, जलकुंभी को बीच बीच पे साफ करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसको ऑर्गेनिक और मैकेनिकल वे पे पानी हमारा प्रिपरेशन हो, पानी का क्वालिटी अच्छा हो, बढ़िया हो, ताकि मछली का ग्रोथ वहाँ अच्छा हो। जहाँ तक स्पीसीज का है, हमने आपको बताया कि इंडिया पे जो पैटर्न है आईएमसी का है, इंडियन मेजर कार्प है, रोहू, कतला, ये सब वेजिटेरियन फिश है। ये मछली को उत्पादन होना चाहिए और ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। मछली का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा और मछली का कतला और मृंगाल हाँ, इसका अलावा भी लोग ग्रास कार्प भी ये भी कर रहे हैं ताकि मछली का ग्रोथ हो, क्योंकि 2-3 वैरायटी का रहेगा ना, मछली अपने बीच पे खेलेंगे, मूवमेंट होगा, मछली का ग्रोथ अच्छा होगा, यही चीज करना है। लेकिन इस पे आप जो कार्निवोरस स्पीस है आपका, जैसे सिंगी वगैरह वगैरह, ये नहीं डालना है, क्योंकि उस पे क्या है, क्लास ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वो दूसरों को खाना शुरू कर देगा, मछली का डेथ होगा। तो इसीलिए आपको पर्टिकुलर वेराइटी, आपको जो फिशरीज का जो ऑफिशियल है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक बार जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है उनका है, और उसका साथ साथ जरूर ट्रेनिंग का लाभ लीजिए, क्योंकि आजकल पूरा हिंदुस्तान पे देश भर ट्रेनिंग हो रहा है सरकार की तरफ। चलते चलते डॉक्टर साहब एक सवाल और, कि जैसे अब मछली का उत्पादन तो हो गया, फिर उसको बाजार में बेचने के लिए, उसके मार्केटिंग वगैरह के लिए क्या विशेष बातें ध्यान रखनी? देखिए, मार्केटिंग के लिए सरकार दुकान खोलने के लिए आपको दे रहे, मेन मछली का जो लॉस हो रहा है 20-25% जो वेस्टेज हो रहा है ना, ये वेस्टेज धीरे धीरे कम होगा। और इसका साथ साथ आप साइकिल का साथ आइस बॉक्स, आप ये जो ट्राई साइकिल का साथ ये करना है, रेफ्रिजरेटेड बयान, इंसुलेटेड बयान, इसके लिए भी सरकार की तरफ से प्रावधान है सब्सिडी का, और 40% और 60% सब्सिडी का प्रावधान लेना है। और ये मछली एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, उसका साथ साथ आइस बॉक्स रहेगा, प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, आइस प्लांट के लिए, सब के लिए गवर्नमेंट का फंड लिमिट है, और उसका 40% 60% इंडिविजुअल लेवल पे मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, और इससे जो हमारे जितने भी मत्स्य पालन के किसान भाई बहन हैं उनको लाभ हो सकता है, और निश्चित तौर से सभी किसान भाई बहनों ने ये जानकारी ली होगी और इसका लाभ उठाएंगे, और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठाएंगे। तो डॉक्टर बीके मिश्रा, प्रबंध निदेशक फिश कोड फेड नई दिल्ली से हमारे साथ उपस्थित थे। आप आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार जी। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल, मैं प्रतिमा शर्मा, मैं रजनीश, आपसे विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।